हेलो लर्नर्स, वेलकम टू JRF अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और मैं हूं आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल। तो आज जो है मैं आपके साथ या आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड या एजुकेशन का सब्जेक्ट पढ़ाने नहीं आई हूं। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूं टिप्स और स्ट्रैटेजीज। देखिए, हाल ही में जो UGC नेट JRF का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने स्कोर किया था 240 मार्क्स आउट ऑफ 300, यानी कि 80% मार्क्स इन एजुकेशन सब्जेक्ट। अब ये स्कोर मेरा कैसे आया, मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। देखिए, कहते हैं ना, मंजिलें कितनी भी दूर हो, मंजिलें कितनी भी दूर हो, उसके लिए एक कदम ही काफ़ी है। और जानते हैं वो एक कदम क्या है? वो एक कदम है आपका माइंडसेट चेंज करना। आपका माइंडसेट, आपकी मानसिकता बदल जाएगी, बस वैसे ही आप JRF अचीव करोगे। तो आज की जो वीडियो है ना, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जनरल माइंडसेट क्या होता है, जनरल लोगों का माइंडसेट कैसा होता है और JRF अचीवर का माइंडसेट कैसा होता है। चलिए, ये देखिए, ये है JRF माइंडसेट। JRF लोगों का माइंडसेट बोलेगा कि अभी तो एग्जाम में बहुत टाइम है ना। वो क्या बोलेगा? अभी तो एग्जाम में बहुत टाइम है, 6 महीना बच्चे हैं, आराम से कर लेंगे। लेकिन जो JRF अचीवर का माइंडसेट होगा वो बोलेगा सिलेबस ज्यादा है, टाइम कम है ना। वो बोलेगा कि क्योंकि हमारे पास पेपर 1 पेपर 2 है, पेपर 1 का सिलेबस हमें पता है बहुत वास्ट होता है, और जो अपना पेपर 2 जो भी आपका सब्जेक्ट है, एजुकेशन है, कॉमर्स है, हिस्ट्री है, उसका सिलेबस अपने आप में बहुत ज्यादा है। इन दोनों को कवर करने के लिए 6 मंथ्स इज नॉट इनफ। तो JRF अचीवर माइंडसेट इस बात को ध्यान रखेगा। जनरल माइंडसेट बोलेगा सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लो, हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कवर कर लो, हमारा तो काम बन जाएगा। भैया इंपॉर्टेंट हमको बता दो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मगर जो JRF अचीवर का माइंडसेट होगा ना, वो बोलेगा पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करना है, पूरा सिलेबस हमें कंप्लीट करने की कोशिश करना है। मगर अगर नहीं भी हो पूरा सिलेबस, तो जितना हो वो 100% पक्का हो। ओके, 100% मतलब अगर मान लीजिए कि पेपर 1 में 10 यूनिट्स है, आप 10 यूनिट्स कवर नहीं कर पा रहे हो, आपका कुछ 8 यूनिट कवर हो रहा है, तो 8 यूनिट भी पक्का होना चाहिए, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो JRF अचीवर का माइंडसेट ये बोलेगा कि जितना करो 100% पक्का करो। अब जनरल माइंडसेट बोलेगा सिर्फ PYQs लगा लो, ठीक है, नेट एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ये जनरल माइंडसेट है कि PYQs कर लेते हैं मैम, हमारा तो नेट क्रैक हो जाएगा। ये होता था, मगर आज से 4 से 5 साल पहले, जब इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस आ जाते थे और PYQs अगर आप लगा लो 10 साल का, तो आपका नेट एग्जाम क्रैक हो जाता था। मगर अब सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया है। अब NTA ऐसा नहीं करता। NTA सिर्फ PYQs के क्वेश्चन सिर्फ 1 या 2 रिपीट होते हैं। कंसेप्ट, तो JRF अचीवर का माइंडसेट क्या बोलेगा? पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो, इन डेप्थ स्टडी करो कंसेप्ट की, और उसके बाद PYQs लगाओ, क्योंकि आपको डायरेक्शन चाहिए होता है। तो कंसेप्ट अगर आप इन डेप्थ पढ़ लोगे ना, तो कैसे भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें से आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो PYQs ही सिर्फ लगा लेंगे तो JRF नहीं होगा। जनरल माइंडसेट बोलेगा अब जब एग्जाम डेट अनाउंस होगा तब प्लानिंग करेंगे। अरे एग्जाम डेट अभी तो कहाँ आया है, NTA अनाउंस करेगा, जब अनाउंस करेगा तब हम प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। ये जनरल माइंडसेट है। JRF अचीवर बोलेगा कि 6 मंथ्स का टाइम भी कम है, प्लानिंग अभी से करना है। 4 मंथ्स सिलेबस कंप्लीशन, 6 मंथ्स में से 4 मंथ्स हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, इन डेप्थ स्टडी करेंगे, और जो लास्ट के 2 महीने रहते हैं एग्जाम डेट से पहले 2 महीने, उन 2 महीनों में हम करेंगे रिवीजन, PYQs लगाएंगे और मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट हम क्यों लगाते हैं? एक्चुअली हम टाइम मैनेजमेंट, कैसे एग्जाम टाइम में वो 3 घंटे हमको मैनेज करना है, वो हम मॉक टेस्ट के हेल्प से करते हैं। हम घर में वो इन्वायरमेंट ले आते हैं कि हाँ भाई, ये है हमारा एग्जाम का इन्वायरमेंट और इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मॉक टेस्ट का यही हेल्प है, मॉक टेस्ट का यही यूज है। तो वो 2 महीना जो बचेगा ना, JRF अचीवर का माइंडसेट वो 2 महीना रिवीजन, PYQs और मॉक टेस्ट करने में करेगा। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जो बच्चा 2 महीने में सिर्फ बुक खोल के देखेगा, बुक पहली बार उठाएगा, सिलेबस पहली बार छुएगा और टॉपिक्स को पहली बार पढ़ेगा, और दूसरा बच्चा
4 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट कर चुका है और वो पीवाईक्यूज लगा रहा है, रिवीजन कर रहा है, मॉक टेस्ट कर रहा है। बताइए रेस में कौन आगे है? ऑब्वियसली दूसरा बच्चा जो 2 महीने में रिवीजन कर रहा है। 4 महीने वो पहले अपना कंसेप्ट क्लियर कर चुका है, रेस में तो वो अभी से ही आगे है। समझ रहे हैं? तो ये अंतर है माइंडसेट के। अब जो सबसे लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रूटीन लाइफ के साथ जेआरएफ अचीव किया जा सकता है। ये जनरल माइंडसेट बोलता है जैसा कर रहे हैं, जैसा चल रहा है, फैमिली में एंजॉय कर रहे हैं, फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हैं, सोशल मीडिया में पूरी तरह से आप इन्वॉल्व्ड हैं और उसके साथ भी अरे नेट की पढ़ाई तो हो जाएगी। जेआरएफ अचीवर का माइंडसेट बोलेगा लीव ऑल द अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस, फुल डिवोशन नीडेड। सारे अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जो भी कर रहे हैं आप उसको अलग करिए। आपका पूरा ध्यान अभी यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन पे रहना चाहिए। ठीक है? फैमिली फंक्शंस, फ्रेंड्स से गप्पे शप्पे, ये सारी चीजें थोड़े दिन के लिए, थोड़े महीनों के लिए अगर आप अलग कर देंगे और जिस दिन आपका नेट जेआरएफ का रिजल्ट आएगा एंड यू हैव क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एंड जेआरएफ के लिए ऐसा स्कोर कार्ड में देखोगे ना, तो वो जो एक अलग खुशी मिलती है ना आपको, उसको तो मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती, है ना? तो वो चीज है। ठीक है? ये मैंने आपको अभी बताया कि एक जनरल माइंडसेट क्या सोचता है और जेआरएफ अचीवर्स का माइंडसेट क्या होता है। ठीक है? अब अगर आपने इन दोनों में से जेआरएफ अचीवर का माइंडसेट चुन लिया है, ऐसी मानसिकता मेरी होनी चाहिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपकी तैयारी हो गई है, अब हम आते हैं एग्जामिनेशन टाइम पे। एग्जामिनेशन के वो 3 घंटे जो सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं। 3 घंटे में कहते हैं ना आपकी किस्मत बदल सकती है। क्या क्या करना है उस 3 घंटों में? सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, फर्स्ट डिसाइड विच पेपर यू विल अटेम्प्ट एज पर योर प्रिपरेशन। देखिए हम सभी जानते हैं कि जब से सीबीटी आया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग हुआ है, पेपर 1 और पेपर 2 आप कहीं भी किसी भी टाइम पे, आप कोई भी टाइम पे आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि पेपर 1 आप पहले करोगे उसके बाद पेपर 2, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 3 घंटे के टाइम में आप पहले पेपर 2 भी कर सकते हो, पेपर 1 भी कर सकते हो। तो मेरी ये सबसे पहला स्ट्रेटेजी ये है कि अगर आपका प्रिपरेशन में पेपर 2 आपका अपना सब्जेक्ट अगर बहुत अच्छा है तो पहले उसको अटेम्प्ट करिए, या अगर पेपर 1 का अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो पेपर 1 को पहले अटेम्प्ट करिए। ओके? उसके बाद है सेकेंड, रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था कि एनटीए जो है स्टेटमेंट, एक इजी क्वेश्चन जो होता है ना, एक वर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो देता था, लेकिन अब आजकल असर्शन और रीजन के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसका कारण है कि वो सबसे पहले तो लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज कैसे है। अगर हिंदी मीडियम लिया है तो हिंदी की लैंग्वेज कैसी है, और इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश की लैंग्वेज, सबसे पहली वो टेस्ट करना। दूसरा, आपका टाइम वेस्ट करना। कितना अगर आप ज्यादा टाइम रीडिंग में लगाओगे आपका टाइम वैसे ही जाएगा। तो असर्शन रीजन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में रीड करना केयरफुली, एक बार नहीं 2 बार रीड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप पहली बार रीड करके सोचते हैं कि चलिए यही आंसर होगा, लेकिन होता नहीं है ऐसा। कई बार दूसरी बार भी रीड कर लेना चाहिए। इसलिए सबसे दूसरी स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। थर्ड है, डोंट कीप एनी प्रिजम्पशंस व्हाइल अटेम्प्टिंग क्वेश्चन। आपको मैं ये जो स्ट्रैटेजी ना है कि एग्जाम्पल के हेल्प से बताती हूं। जब पिछली बार 2021 का जब मैंने एग्जाम अटेम्प्ट किया था, नेट एग्जाम, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि इमोशनल इंटेलिजेंस किसने दिया था। ठीक है? इमोशनल इंटेलिजेंस किसने दिया था, और हम सबको एक माइंडसेट हमारा बना हुआ है कि इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब डैनियल गोलमैन। ओके? बस यही मैंने टिक कर दिया, क्योंकि मेरा माइंडसेट बना हुआ है कि इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब डैनियल गोलमैन, मुझे ऑप्शन में दिखा और मैंने टिक कर दिया उसको। वहीं पे गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने ये पूछा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस ये टर्म किसने कॉइन किया था, सबसे पहली बार कौन लेके आया था। लेकिन हमने पूरे टाइम यही पढ़ा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब डैनियल गोलमैन। डैनियल गोलमैन ने तो इस इमोशनल इंटेलिजेंस को फेमस किया था, बस वहीं पे क्वेश्चन गलत हो गया। तो यही मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, और कई गलती भी करते हैं लोग। हम सोचते हैं कि इस टॉपिक या ये क्वेश्चन का आंसर तो यही होगा, क्योंकि हम पीवाईक्यूज लगाते रहते हैं, इतना ज्यादा उसको रट लेते हैं ना कि हमारा एक प्रिजम्पशन बन जाता है। तो सबसे
तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कोई प्रिजम्पशंस लेके मत चलिएगा, ओपन माइंडेड होना चाहिए और तब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ओके, उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। ये फोर्थ पॉइंट है पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। आपको पता है कि टिक 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 ऐसी घड़ी चलती रहती है वहां पे साइड में, और बोलते हैं ना दिल की धड़कनें भी धक 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 बढ़ती जाती है, बहुत डर लगता है। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट मैम कैसे करें? टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताती हूं आपको। देखना, आप जब पेपर 1 स्टार्ट करोगे ना तो सबसे पहले आपको डीआई दिख जाएगा, सबसे पहले डीआई दिख जाएगा, या कोई मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन डाल देते हैं वो। ये जानबूझ के डाला जाता है ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस हिल जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स ना डीआई से 90% बच्चों को डर लगता ही है। तो अब क्या, मैम डीआई आ गया, डीआई को छोड़ दीजिए। अगर आपको डर है तो डीआई को अटेम्प्ट पहले मत करिए, आप बाकी के क्वेश्चन जो आपको इजी लगे वो जल्दी जल्दी करिए, क्योंकि वैसे भी आपको नेट का रिजल्ट 100% तो वैसे भी नहीं चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? 100% तो हमको वैसे भी नहीं चाहिए। अगर आपका 67% भी आता है ना, 67% भी अगर आता है ना, तो जेआरएफ तो क्वालिफाइड हो आप, ठीक है। तो हमको डीआई को पहले छोड़ दीजिए, मैथमेटिकल रीजनिंग में अगर दिक्कत है तो उसको छोड़ दीजिए और बाकी सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। उसके बाद जब आप अटेम्प्ट कर लोगे ना, आपको लगेगा कि हाँ करीब करीब मैंने 65% तक कर लिया है, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा और उसके बाद आप डीआई पे आइए, ठीक है। ये तो पहला सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो उन लोगों के लिए है जिनको डीआई इजी लगता है, दे आर मैनेजेबल, उनको मैनेजेबल लगता है कि मैं सॉल्व कर लेता हूं। लेकिन तभी भी कई बार ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाला देते हैं। जिद में अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए क्वेश्चन को पूरा करने की कोशिश मत करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि एक क्वेश्चन के, डीआई में 5 क्वेश्चन होते हैं, अगर एक क्वेश्चन करने में मोर देन 2 मिनट्स लग रहा है तो क्वेश्चन को छोड़ दीजिए आप, ठीक है। छोड़ देना मतलब ये नहीं कि आपने ऑप्शन नहीं ऑप्ट किया, ऑप्शन आप ऑप्ट कर लेना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। नहीं तो जब बाद में आप जाओगे ना, लास्ट में क्वेश्चन तो बहुत इजी देते हैं वो लोग, तब आपको पछतावा होगा कि मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया सिर्फ डीआई को सॉल्व करने के लिए या मैथमेटिकल रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही पेपर 2 में अगर स्टैटिस्टिक्स का पार्ट आता है और आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसको छोड़ के बाकी जो थ्योरेटिकल पार्ट से क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करिए। ये है टाइम मैनेजमेंट, ये है स्मार्ट वर्क 3 घंटे में जो आपको करना है। और जो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग इन दिस एग्जाम, ठीक है। सो टू इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस फर्स्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन विच यू आर कंफर्टेबल। तो सबसे पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिसमें आप कंफर्टेबल है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो एंग्जाइटी, ट्राई टू कीप काम। क्योंकि एक बात आप हमेशा याद रखना, अगर एक क्वेश्चन आपको, पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको अगर हार्ड लग रहा है तो वो सबके लिए हार्ड है, इतना सोच के रखना। इसलिए घबराना नहीं, क्योंकि अगर एक बार घबरा गए ना आप तो आपका सारा खेल बिगड़ जाएगा। और वो कहते हैं ना कि 1%, जो बोलते हैं ना 1%, आपको 1% में आना है। थोड़ा सा भी अगर आपने एंग्जाइटी आई आप में, आपने अपना काम खोया, शांत नहीं रहे, कॉन्फिडेंस लूज किया, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, तो 1% से हटके आप 99% पे आ जाओगे, ठीक है। तो हमको 1% क्रीमी लेयर में आना है, जेआरएफ अचीव करना है। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको अपनानी है इन 3 घंटों में, जो मैंने भी अपनाई और रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। सो लर्नर्स, वो कहते हैं ना कि 6 महीना सिर्फ 6 मंथ्स आपके लिए बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा। 6 मंथ्स आप मेहनत करिए, ये मेहनत आपको हमेशा याद रहेगा और हमेशा काम भी आएगा। 6 मंथ्स, वो जिन जिन लोगों ने आप पे भरोसा नहीं किया ना, उन सबको दिखाना है कि यू कैन डू इट, यू कैन अचीव दैट जेआरएफ, यू कैन अचीव, यू कैन क्रैक दिस एग्जाम, ओके। और फिर जो वो खुशी जब रिजल्ट आता है आपके सामने, स्कोर कार्ड आपके सामने आता है, जब आपके पेरेंट्स की आंखों में खुशी होती है, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ या आपके बच्चे जो प्राउड फील करते हैं ना, बोलते हैं ना, वो इमोशंस को आप कहीं बोल भी नहीं सकते। वो इमोशंस आप उनको, मैं अभी इस क्लास के टाइम पे भी मैं आपको वो इमोशंस की जो वो एक फीलिंग है ना, वो आपको बता नहीं सकती हूँ। तो ये फील करना है अगर आपको, तो 6 मंथ्स आप डिवोट कर दो अपने आप को, ठीक है। सो लर्नर्स, दिस इज ऑल अबाउट माई स्ट्रैटेजी जो मैंने अपनाया एग्जामिनेशन के टाइम पे। और सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, अपना माइंडसेट चेंज करना,
अपना माइंडसेट चेंज करना है, हमको मानसिकता बदलनी है अपनी, ठीक है। इसके बाद लर्नर्स, आप सभी को पता है कि मैं JRF अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म और JRF अड्डा ऐप, इन दोनों में मैं एजुकेट करती हूँ, क्योंकि जो 6 महीने की जर्नी मेरी रही है, सिर्फ 6 महीने नहीं, इवन पूरा जो नेट की जर्नी मेरी रही है, वो सारे स्ट्रैटेजीज, वो सारे स्ट्रगल, कैसे क्वेश्चंस को पढ़ा जाए, कैसे कंसेप्ट को पढ़ा जाए, ये सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं इस JRF अड्डा से जुड़ गई हूँ। वहाँ पे यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो है हमारा JRF अड्डा का, पेपर 1 की रेगुलर क्लासेस होती है मंडे टू फ्राइडे 8:15 AM। वहाँ पे मैं टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन ले रही हूँ। सुबह सुबह मेरे साथ जुड़ जाइए। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, PYQs है, और कैसे सॉल्व किया जाए ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ PYQs लगाते नहीं है, कहाँ कहाँ बच्चे गलत करते हैं वो भी मैं बताती हूँ, ठीक है। फिर पेपर 2 हमारा जो एजुकेशन सब्जेक्ट है, इसको लेके भी मंडे टू फ्राइडे रात के 10 बजे मेरे से जुड़िए। यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है जो सबसे ज़्यादा डर लगता है बच्चों को स्टैटिस्टिक्स से, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, और वो आप मेरे साथ लगाइएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब वहां पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद JRF अड्डा ऐप है हमारा, जो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे मैं पेपर 1 फ्राइडे एंड सैटरडे लेती हूँ 9:30 AM पे। वहां मैंने स्टार्ट कर दिया है रिसर्च एप्टीट्यूड, बहुत डिटेल में हम पढ़ रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। साथ ही साथ पेपर 2 में एजुकेशन में शाम के 7 बजे मंडे टू फ्राइडे, वहां मैंने स्टार्ट कर दिया है यूनिट 1 एजुकेशनल स्टडीज। फिलॉसफीज कंप्लीट होने वाली है, अब हम सोशियोलॉजी पे आने वाले हैं। सो आप लोग अगर JRF अड्डा ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है गूगल प्ले स्टोर से, तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए, एटम बैच ज्वाइन कर लीजिए। आपको अगर कुछ भी प्राइस या डिस्काउंट ये सब कुछ जानना है तो इन 2 नंबर पे कॉल कर लीजिए। वैसे आपको हमारा जो प्राइस है ना वो है ₹7,000, लेकिन इस पर भी 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप नेट 10 का कोड लगा लेते हैं तो, ठीक है। और इसी अमाउंट में आपको दोनों पेपर मिलेगा, पेपर 1 और पेपर 2, और साथ ही साथ इसकी वैलिडिटी कोई 1 या 2 महीने का नहीं है, इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक है, ठीक है। तो इतने सारे फायदे आपको मिल रहे हैं, तो जरूर इस जो आपको डिस्काउंट है इसका फायदा उठाइए। वहां कंप्लीट बैच है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस है, टेस्ट सीरीज होंगी, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, और 1-on-1 गाइडेंस भी आपको मिलेगा। सो लर्नर्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। इसी तरह मेरे से जुड़े रहिए और इसी तरह आपको स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। ओके लर्नर्स, टेक केयर एंड गुड बाय।